जी शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सज्जनों मित्रों बेलियो ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਰੈਤਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਰੈਤਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਲਚਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਤਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ और उस तो इलावा इस्लाम है मज़हब है जोड़ा कि इस खिते के अंदर लोग मौजूद ने पोलिटिकली एक आइडेंटिटी का हिस्सा ने और उस तो बाद एक मज़हब का हिस्सा ने। यह दो चीज़ा ने आम तौर पर कोशिश की जाती रही है कि लोगों को जुड़न वास्ते दसिया जाए कि असी एक सियासी तशखुस के नाल जुड़े हाँ इस वास्ते एक हाँ दूसरा असी एक मज़हब के प्रैक्टिशनर हाँ इस वास्ते उन्होंने एक कहा जाता है। लेकिन साड़ी खास तौर पर कोशिश है जी पाकिस्तान बनने तो पहले और मज़हब इस्लाम होने तो पहले इतों की जी रैतल है इतों के जोड़े रहन सहन ने वो एक दूसरे के नाल कॉमन ने और किस तरह एक दूसरे के नाल उन्होंने कोलैबोरेशन हिस्टोरिकली मौजूद रही है वो अज की गल नहीं है वो हिस्टोरिक सेंचुरीज पुरानी है। तो साड़ी कोशिश है जी खास तौर पर असी रैतल से ऐसी कन्वर्सेशन ऐसी गलबात छेड़िए ऐसे मौजूद पर गल करिए जिंदे ते असी एक्सप्लोर कर सकीए कि साढ़े अंदर मैं भी पंजाबी किसी पश्तून के नाल किसी बलोच के नाल किसी सिंधी के नाल की कॉमन है साडा खान पीन रहन सहन साडा पहनावा साड़ी खुशी गम असी एक दूसरे नाल की सांझ की है। तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रैतल जी। उस दे नाल अज की जी खास तौर पर गलबात है वो लिविंग आर्काइव फैमिली हिस्टरी थ्रू स्टोरीज साढ़े नाल मौजूद ने मिस फाइका दाऊद बरेच एक पश्तून क्लैन है जी जोड़ा कि इन्हें भरवीं गल करनगे आप। और उस तो इलावा असी ये गल क्यों शुरू की थी मैं खास तौर पर कि मैं अदनान बाजवा हाँ तो मैं बाजवा एक क्लैन है बाजवा क्यों अपने नाम दे नाल लिखदा हाँ ए मैनूं बहुत जगह इनकी जी है जस्टिफिकेशन देनी पैंदी रहिंदी है आम तौर पर। लेकिन इस तो भी इलावा जी असी एथनीसिटी की भी गल करते हैं वो असी किवें जोड़ते हैं मिट्टी के नाल जोड़न वास्ते। सो मिट्टी की एक्सप्लोरेशन करने वास्ते मिट्टी के जोड़े वासी ने वो किवें रहिंदे आए ने किवें एक दूसरे के नाल सांझ करते रहे ने असी कोशिश की कि असी उहदे ते गल करिए। सो खास तौर पर फाइका जी एक ऐसी साडे नाल अली उस्मान कासमी साहब मौजूद ने मेहरबानी तुसीं तशरीफ ले आए हो जी। आर्काइव ते पाकिस्तान इन्हां तो वड्डा कौन जी हो सकता है जिन्होंने आर्काइव की इंपोर्टेंस ते गल की है काम किया है। सो जी साड़ी फैमिली है जी जितों असी आए हाँ साड़ी जीनियात जोड़े ने वो भी एक तरह आर्काइव करने की बहुत खास जरूरत है जी। तो सानू टू बी ऑनेस्ट इस तो पहले कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं रही जिन्होंने अपनी फैमिली को इस तरह आर्काइव किया हो। तुसीं सुनिया होना है कि फलां जंग की आर्काइव्स मौजूद ने फलां चीज़ के आर्काइव मौजूद ने हिस्टोरिकल इवेंट के आर्काइव मौजूद ने लेकिन फैमिली की आर्काइव मौजूद ने यह नहीं सुनिया होना। सो फाइका एक ऐसी मिसाल ने साडे नाल जिन्हां ने उस फैमिली अपनी फैमिली की आर्काइव्स जोड़े ने साडे नाल सांझ करनगे ना सिर्फ अपनी फैमिली की गल कर रहे होंगे इस दे नाल नाल बरेश क्लैन की गल कर रहे होंगे। बरेश क्लैन जोड़ा कि एक अफगान पश्तून क्लैन है किस तरह साड़ी जुड़त बनती है इतने पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर बैठ के काबुल तक असी वो जुड़त एक्सप्लोर करने की कोशिश करांगे। और फाइका साहिबा पेशे के एतबार ना एक वकील ने जी लाहौर हाई कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर और इस दे नाल एडवोकेसी कर दियाँ ने वूमेन एम्पावरमेंट के हवाले नाल और लिव्ड एक्सपीरियंस इंटरसेक्ट पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड कम्यूनिटी। तो फाइका जी ने अपनी जोड़ा है LLB की यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन तो असी तुहानूं जी आइआं नूं कहने मैं होर बोरिंग गल्लां करके तुहाडा टाइम वेस्ट नहीं करांगा। मैं दावत देना तुहानूं बहुत मेहरबानी शुक्रिया। Assalamu alaikum everyone, thank you for being here. I would just like to start by adding that I don't claim to be an expert on history or anything in particular, but this other than my own family's history, and I would through this
talk, like to encourage all of you to also look into your own family histories. Sit with your grandparents, talk to them, try to learn about yourself, try to learn about where you come from, how you got to where you are geographically, culturally. These things I feel are very important. So our story begins after the second Anglo-Afghan war, जिसके बाद the Pashtun belt in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan were ceded to the British government. They, in exchange for that, उन्होंने कहा कि हम फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान की हम कंट्रोल करेंगे. इन एक्सचेंज उन्होंने जो अमीर ऑफ द टाइम था याकूब खान, उनको सब्सिडी ऑफर की थी, which he took. अब इस दौरान द ब्रिटिश रियलाइज्ड कि अफ़गानिस्तान में कोई रिसोर्स बेस इतना रिच नहीं है जितना इंडिया का है. दे रियलाइज कि वहाँ पे कोई ख़ास क्रॉप्स नहीं ग्रो करते, वहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है टू enrich themselves essentially. तो what they decide to do is the doctrine जो जॉन लॉरेंस ने इंट्रोड्यूस की थी, was called the closed border policy. उसके तहत they did वो secede कर दी थी and everything, and then उसके बाद जो formally recognized हुए थे मोहम्मद याकूब खान, who was formally recognized as the ruler and all of that. And then our story begins with this gentleman named Yar Mohammad Khan Baresh, who is also my great-grandfather. This man of 14-15 years of age travels from Afghanistan in this small district called Shorawa, which is a very arid zone in Afghanistan. It's located in western Afghanistan. He travels from Afghanistan and says he doesn't want the life that Afghanistan has to offer. अब इस दौरान ये चल रहा है कि कोयटा में कंटोनमेंट एक शुरू हो गई है. The British government has established a cantonment. उसमें there's a lot of opportunities, economic opportunities होती हैं for labor, हर किस्म की opportunity होती है for all sorts of opportunities. So Yar Mohammed decides that he wants to go to the cantonment. His brothers, two of his brothers have already traveled to Quetta, and they've been appointed as Baloch guards, उनको कहते थे, as Baloch guards. उनके दो बड़े भाई थे. So Yar Mohammed goes to the cantonment और वहाँ पे he finds himself at a tailoring, एक unit के tailoring जो master था उनके पास, and he starts to sit with him and he learns tailoring from him. उसे cutting वगैरह सीख लेते हैं. And this is around like I think a year's time where he learns all of the tricks of the trade. And then उसके बाद होता ये है कि the British ask him कि आप हमारे ही यूनिट में, ये जो आई थिंक ब्रिगेड कहते हैं, उसके अंदर ही आप टेलरिंग अपना यूनिट खोलें. तो ही स्टार्ट वर्किंग उस तरह. अब होता ये है कि जो कैपेसिटी है वो रीच नहीं हो रही है फ्रॉम द पीपल दे हैव इन क्वेटा. सो दे स्टार्ट सेंडिंग इंडिविजुअल्स टू इंडिया, मद्रास फॉर ट्रेनिंग. इसी में यार मोहम्मद डिसाइड्स ही वांट्स टू गो टू मद्रास. देयर ही लर्न्स फ्रॉम अ हिंदू टेलर. वहाँ पे एक साल वहाँ पे रह के ही लर्न्स एंड कटिंग वगैरह एवरीथिंग, एंड देन ही कम्स बैक टू क्वेटा. अब द फन पार्ट हियर इज़ दैट द ब्रिटिश एट द टाइम, द इंग्लिश आस्क हिम कि आप जो है, व्हाई डोंट यू, वी विल एम्प्लॉय यू एंड यू मेक यूनिफॉर्म्स फॉर अस. ही सेज नो. He says, you give me a contract, I will work for you, but you give me a contract. I will not be employed by you. I don't want to be an employee. And वो भी हैरान होते हैं कि who is this boy from nowhere asking for a contract. But खैर वो दे देते हैं उसको contract. इस तरह he makes himself some money. He collects some funds over the years, and he becomes a well-known member of society as like one of the prime tailoring houses in Quetta at the time. And if we could go to slide 1. This is Yar Mohammad Khan Baresh, and this photograph was taken in Sakhar. So what he does with the first batch of money that he earns is that he goes to Sakhar, and there he just goes to a studio and takes a picture. And this is very interesting. He goes out, buys himself the nicest clothes he can find,
and takes a picture of himself. And then this picture is then circulated around Quetta. So people know this man as, you know, this figure in this photograph. What I find very interesting in this photo is that if you look closely at his shoes, they're very dusty and old. Yeah. So he did everything else, but he forgot about his shoes. That's where he, you know, started his journey as a businessman in Quetta. If we could move to the next slide. Oh, these are photos of him from his passports. Okay, we'll get to that later. So he does that, and then he travels to England as well. This is also a very interesting photograph because the first photograph is from when he was traveling to England, which is him in a fez and a beard and, you know, dressed like that, and he comes back clean shaven. So he's a man of the time, so he knows what he needs to do to fit in. I find these pictures very fascinating. Next slide, please. This is him in a very traditional tribal dress. The one in the turban, that's him. Oh, Yeah. I thought little one. No, that's him in the turban. Interesting. Next. I find this picture very interesting also for many reasons. If I would like to ask all of you, looking at this picture, what do you think the relationship is between these four men? What do you think is happening? Probably grands. No. He's the father No, and between children. the four of them. Father and children? Yeah. Brothers. 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 All of them. Whatever they can say brothers. I mean, that's So very. the gentleman in the center is my paternal grandfather. Oh. The gentleman next to him, the smiley one in the check shirt, is my nana. That's Yeah, and the one on the other side is my taya. Oh, how interesting. How is your Taya older than your Yeah. My taya is older than his chacha, essentially. And the gentleman who's sitting niche is their brother. So, Yar Muhammad had 4 wives. This was followed by 3 other wives. Bibi Kaftara died in the 1935 earthquake, so we don't know much about her. But my dada was from Bibi Kaftara, his mother. Next. Acha, they established this establishment on Jinnah Road, Quetta. So you need to understand that Jinnah Road is the center of Quetta. It's like the mall road of Quetta. And this is the corner area. जो अभी I think Allied Bank आजकल खुला हुआ है इस पे, but this is the main, this is the store. The man in the suit is Yar Muhammad, and then he's standing next to this Gora guy who's probably purchasing something from them. So a little about Yar Muhammad, Wali Muhammad and Sons. They started with tailoring, and Yar Muhammad would travel to England. वहाँ से वो patterns वगैरह लेके, you know, try to understand the fashion of the time, and then come back and, you know, implement them and like make suits वगैरह for them. An interesting part about this is that he also made mink coats and leather products as well. He was also he also made mink coats for the Viceroy and his wife, Lord Wavell and Lady Wavell at the time. We have receipts of that as well. Wow. Yeah, so that's the store. Next. These are the receipts that I found in our family documents. The one on the right is pre-earthquake. You can see, and the left one is post. And वहाँ पे you can see वो जो, it's called the royal warrant at the top of the page, which says by appointment of the Excellency Earl of Wellington, the ex-Viceroy and Governor General of India. So a royal warrant is a commercial recognition for suppliers. So they basically supply to the household. Next. This
I found on an Instagram page. And my sister actually spotted it. This was on एक है जो archives बनाते हैं on Instagram. His name is Singing Singh. I don't know his real name. उनके पेज पे ये लगा हुआ तो my sister sent it to me and she's like, wait, do you recognize this? I think this is from Wali Mohammed and Sons, and you can see on the blue page. It says Yar Mohammed Wali Mohammed Civil and Military Tailors, Club Road, Quetta style, the latest. Riding breeches, evening, morning, and tennis suits, ladies' habits and breeches. So this was in the Quetta Guide of 1918. This was before the earthquake. This was basically the main form of advertisement. अब आप सोचिए उस जमाने में इस पे एडवर्टाइज करना कितना महंगा होता होगा. तो ये उस पे था. Next. Okay, so moving forward to some of Khan Bahadur's many achievements. He was a member of the Quetta municipality, and he's pictured here fourth from the bottom left. So the municipality was responsible for the action. They were the first responders to the earthquake. So they did a lot of rehabilitation and helped a lot of the victims that lost family members during the earthquake. So his contributions were also recognized by the British government at the time. Next. He was also a member of the Shahi Jirga. So the Shahi Jirga is basically, so Balochistan didn't have a legislative body at the time, and this essentially was through the Sandeman system of administration, and they basically conducted dialogue with their British counterparts, and they were the representatives of the people, essentially the legislative body of Balochistan. It comprised of all these tribal leaders and sardars of their respective areas. Yar Mohammed here is sitting sixth from bottom row, from left. We can't zoom into this, can we? Yeah. Oh, okay. Wow. Yeah, that's him in the suit and the Acha. How did you even recognize this? Wow. How can I not? Is this King Amanullah? Sorry? Is this King Amanullah here? King Amanullah. King Amanullah. No. Because he's some resembles like him. Okay, sure. No. These are all Baloch leaders. Alright. Super. An interesting story that I have heard my father tell me was that जब खान ऑफ कलात की ताजपोशी हो रही थी, दिस वाज अराउंड मिड 1920s, तो दिल्ली से जो थी एक गाड़ी गई थी फॉर द वाइसरॉय टू ट्रैवल टू कलात फॉर द ताजपोशी. दैट कार वाज अ स्टूडी बेकर, एंड वो गाड़ी गई थी दिल्ली से गई थी वो कराची से इट वाज टेकन बाय ट्रेन टू कोयटा, और कोयटा से फिर वो कलात गई थी. तब वो सेरेमनी वगैरह सब हो गई थी, ख़त्म एवरीथिंग. अब वो गाड़ी जो थी वो किसी की एंटाइटलमेंट नहीं थी, तो व्हाट एट द टाइम दे डिड वाज कि उन्होंने वो गाड़ी ऑक्शन कर दी. अब ऑक्शन करने पे किसने खरीदी? यार मोहम्मद साहब ने. He was a big fish back then. Yeah. He also owned a Buick convertible. So he was the proud owner of that car there, and my father, he's also heard these stories from his father, which is why I'm here telling you all that these are all stories that I've traveled through my family members. The story begins after Yar Mohammed died, which is 1966, and that's the year my father was born. Oh. The fact that he knows all these stories and I know all these stories through him is a miracle, but I feel like it was a very conscious effort on their part also to make us, conscious of all these things. कि ये बहुत important चीज़ें होती हैं. So yes, the Studebaker. Another very interesting story about the Studebaker is कि कोयटा में एक गुरुद्वारा बन रहा था मस्जिद रोड पे, आयरॉनिकली मस्जिद रोड पे गुरुद्वारा. और उस गुरुद्वारे के लिए जो आई थिंक दे कॉल्ड
गरंती ग्रंथी जो ग्रंथ को पढ़ते हैं, उन्होंने जो है मेरे परदादा को यार मोहम्मद साहब को रिक्वेस्ट की, because he was like a well-known man in the city and he was one of the only people who had a car, कि खान साहिब हमें जो है ये ग्रंथ साहब को ले जाना है उस गुरुद्वारे तक, and we would be very grateful if you could let us use your car to go. The Granth Sahib, for context, is considered a living book. Yeah, so they regard it with a lot of respect. So he said, okay, बिल्कुल. The second thing he says कि खान साहिब ये गाड़ी हमें धोनी पड़ेगी because we want to cleanse the car for the Granth Sahib. तो फिर वो गाड़ी धुली है, and उसके बाद एक और फिर रिक्वेस्ट आई. He said, खान साहिब हमें ये गाड़ी चलानी नहीं आती किसी को नहीं चलानी आती. तो फिर माय दादा सेट कि मैं ले जाता हूँ. तो फिर उन्होंने कहा नो आपको भी क्लेंस होना पड़ेगा इसके लिए. तो ही हैड टू लाइक वॉश अप, हैव द क्लेंस, हाँ गुस्ल करना पड़ा. तो फिर ग्रंथ साहब को वो लेके गए गुरुद्वारे तक, ग्रंथ साहब को पहुँचाया अपनी डेस्टिनेशन तक. उसके बाद हमारे दादा साहब हम घर आए हैं, अगले दिन इतना बड़ा टोकरा जो है लड्डुओं का आया. He said it was कहते हैं फिर हम वो पूरा हफ्ता लड्डूस खा रहे थे. Very sweet story. This is very interesting. Muslim Yeah. actually. It just shows कि कितनी tolerance थी लोगों में तब, कितनी acceptance थी for everybody as members of society. So Faika, I have a question. The attire is very interesting to me. Yes, Was this his general attire in every Yes. day as well? Achha. Yes. I feel like he was also a shapeshifter. So, That I find that very like interesting that he changed his clothing, his style according to where he was. अब इसमें you can see he's wearing a suit. I think it's a double-breasted suit, but Yeah, still with the very turban. Mm. So he doesn't forget who he Yes. is. So there's obviously it's a Yeah. cultural fusion going on here. Because you can also see some of them just wearing the, like the British kind of hats. Yeah, When the he's safari yeah. topi, yeah. Yes, that too. But it's interesting that everybody has tried to uniformize for an official Jirga photograph. Absolutely, yeah. He also voted for Pakistan, by the way. इस तस्वीर से मुझे याद है. Shahi Jirga was also responsible for voting for or against Pakistan. So he voted for Pakistan. ये जरूरी है बलूचिस्तान से ये आवाज बात. So yeah, he voted for Pakistan and then now we're here. And can we move to the next? This is from 1953. इस पे लिखा होगा if somebody can read. I'm not wearing glasses. Yeah. नवाब अरबाब मोहम्मद उमर खान कासी, नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई, सुल्तान मोहम्मद खान बड़ेज, खान बहादुर यार मोहम्मद खान बड़ेज, एंड मलिक जान मोहम्मद खान कासी और मीर कादिर बख्श जहरी की कोयटा में एक यादगार तस्वीर. This was in a newspaper, by the way. He's wearing the same. Do you see his coat? Yeah. The tweed coat. It's very nice actually. है ना? This is Quetta post earthquake. Next. Okay, so for his philanthropic work in Quetta after the earthquake, he was awarded 2 medals. One of them being Khan Sahib and the other being Khan Bahadur. So Khan Sahib, Khan Bahadur Khan Sahib के ऊपर आता है in terms of like honorariness. जो खान बहादुर है उसका सनद ये वाला है. And it says to Khan Sahib, Yar Muhammad Khan, merchant, Quetta, I hereby confer upon you the title of Khan Bahadur as a personal distinction. And then it says Lord Wavell, Viceroy of India. And then it has the big mohor. Yeah. That's what it was called. Mohar. और उससे पहले एक डॉक्यूमेंट आता था which is this one. This is for his efforts in post-earthquake Quetta. So, yeah. So, what basically
जब आप एक सरदार बनते हो, especially in like I feel like people don't understand how important tribal identity is in Balochistan, because यहाँ पे nobody really cares about these things. वहाँ पे it's very important. वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, आपके ट्राइब सब ट्राइब पे हैं. तो for context हम लोग भी identifies बड़ेच. हमारा शुरू होता है लाइन शिरानी है, एंड देन शिरानी में हम जई हैं. तो एक सब कास्ट ऑफ सब कास्ट बन जाता है. यूसुफ जई, सॉरी यूसुफ जई, आपका कौन सा है? कक्के जई एंड देन यूसुफ जई. हाँ, ये So what is डिफरेंट the ब्रांचेस connection? हैं. आई थिंक दुरानी है, यूसुफ जई है एंड सुलेमान जई है. ये 3 होते हैं. Zay is like son of. हाँ Zay is like son. Acha. Kaki Zay is son of. कक्के. Zay हाँ. means I think son of father something like that. ये 3 मेन ब्रांचेस हैं. हाँ. Apparently ये 3 भाई थे एंड देन they go down as different branches. amongst Kaki Zay, themselves. Yusuf Zay, Achak Zay. हाँ, exactly. Bridge is a claim or the name of someone? No, it's a clan. It's a tribe from Afghanistan, essentially. वहाँ पर दादा जो है वो भी सरदार बनते थे. हाँ, so sorry, what were you saying? आगा जी सरदार बने थे. हाँ, so when he travelled from Afghanistan, एक void create हो गया था of all the people who travelled from Afghanistan with him to, after him or with him to Quetta. तो जब आप एक बंदे को सरदार बनाते हैं, वो बहुत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, एंड लाइक मैनी बिलीव कि नहीं होता होगा, बट होता ये है कि सरदार्स ऑफ ऑल डिफरेंट क्लैंस, चाहे वो बलोच हो, पश्तून हो, इब्रावी हो, वो सब बैठते हैं, ऑल दीज सरदार्स, एंड देन दे डिसाइड अमंग्स देमसेल्व्स कि किस बंदे को किस क्लैन से सरदार बनाना चाहिए. इट्स अ फॉर्म ऑफ वोटिंग. एंड देन जब वो बंदा डिसाइड हो जाता है तो ऑल ऑफ द पीपल, ऑल द मेंबर्स, वो आके उस बंदे को एक पगड़ी बांधते हैं, एक एक करके बांधते हैं. लाइक कभी कभार बहुत लोग होते हैं, तो दैट्स व्हाट हैपेंस. एंड जो लोग फिर अफगानिस्तान से आते थे, उनका जो यहाँ पे तो डोमिसाइल कहते हैं उसको, क्वेटा में लोकल कहते हैं, उस पर जो है साइन भी उस ट्राइब का सरदार करता है. अच्छा. हाँ, क्वेटा में एसेंशली होता है. सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो. A lot of his work also included helping people who had been dislocated or were stranded essentially in Quetta. तो उनको भी ये पनाह देते थे अपने घर में, या कुछ औरतें होती थी जिनकी फैमिलीज में मसला होता था या शादी में खुश नहीं है, उस तरह के मसले जो होते थे, मैरिटल इश्यूज, वो भी उनके पास आते, वो उनके फैसले करते हैं. तो सरदार essentially फैसले करते हैं of their people. One story that my father used to tell me, मेरे नाना जब आते थे क्वेटा, he always made the effort of coming to Lahore every year because we were in Lahore. वो जब भी आते थे, he used to visit this lady called Zahida, and we were made to call her, we were told that वो हमारी एक फूफो हैं. We didn't know कि फूफो हैं, who is this Zahida, अम्मा कहते थे हम उन्हें. मेरे नाना हमेशा he would make it the effort of meeting her every time he was in Lahore. तो I remember as a child मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कौन है ज़ाहिदा अम्मा? And the story goes कि ज़ाहिदा अम्मा, उनका कोई नाम और था. वो अफ़गानिस्तान में कंदहार में एक ऑर्फन थी जिनकी शादी जो है एक एल्डरली आदमी से करा दी थी. Now this is a child of 5-6 years old. She was brought to Quetta before like the Sardar, my great grandfather, and कि इसका हम क्या करें, ये छोटी बच्ची है इसका ये. तो what he did was कि उन्होंने एक तो वो शादी ख़त्म करवाई उस बच्ची की, then उन्होंने उससे घर में अपने पास रखा, and then eventually when she came of age she was married off to a man in Lahore. So now she has grandchildren, she's still alive, she's in her late 70s, 80s. And my nana, right before he passed away, he used to visit her. He used to know her as Zahida Amma. So I find that very like interesting कि वो his, like these decisions have such far-reaching effects on people and like their generations. अब उनकी पोतियाँ हैं, उनकी शादियाँ हुई, यहीं पे लाहौर में रहते हैं, and
Yeah, I mean, imagine if she just ended up in Afghanistan with that elderly man as an orphan, what would have become of her? I sometimes think about what would have become of us if this one boy hadn't decided that he didn't want the life that Afghanistan had to offer. We wouldn't be here. These things have a great impact on future generations, and yeah, the street that we live on in Quetta is also named after him. It's called Yar Mohammed Barid Street, and yeah, that's where we all live. My father, his brothers, all of them. So that's that. On acha, next. These are the medals. The Khan Sahib medal was given to him as the tribal leader. If you would read. And then Khan Bahadur was later given to him as a member of the Shahi Jirga and also for his efforts in the public welfare. You still have these? Yeah, we have these. और आपकी फैमिली में कोई बैक एंड फोर्थ होता है कि कौन क्या रख सकता है, किसको क्या चीज़ दी जाएगी? So is there a principle for assorting all of these possessions across the family members? So जो eldest होता है child, वो essentially ज़्यादा चीज़ें उनको ही मिलती हैं. My grandfather, my father's father was the eldest of the siblings, तो उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, तो उन्होंने आगे अपने बच्चों को दिए. अब जो ये जो है ये मेरे नाना के पास हैं, जो खान बहादुर ने खुद अपने बच्चों को दिए वो उनके पास हैं. अब these were given to him by his father. My nana had these. And मेरे अब्बू के पास किताबें काफ़ी हैं. He has a lot of documents from खान बहादुर. और जो पिछला आपने सनद देखा था वो मेरे ताया के घर पे लगा हुआ है, जो खान बहादुर का टाइटल वाला सनद था. तो that's with my ताया. So we all have things belonging to them. लड़ाइयाँ नहीं होती. Yeah, आगे. This is another passport photo of him. The lovely suit. Nice style. Yeah, very stylish man. Yeah. For his time. Next. That's Khan Bahadur with his eldest son. That's my dada. And the man you see in the other picture in this man here, this is also him. His name is Fateh Mohammad Khan Parej. अच्छा, he went to Islamia College Peshawar, और ये वहाँ की तस्वीर है. And he's wearing a suit. और ये suits जो थे ना इनके specifically to his needs और इनके like bespoke इनके लिए बनता था at the tailoring house. And he used to always tell पापा को बताते रहते थे कि मेरा जो सूट था वो प्रिंसिपल के सूट से भी अच्छा होता था. और मेरा जो है जब मैं कोयटा वापस आता था तो my father would tell me कि go get yourself a suit made. So this is like an homage to that. This is a stock image. This is not exactly the Studebaker we had, but this is what the Studebaker looked like at the time. इसमें my dad says कि इसके बीच में जो है separator होता था, so the driver and the passenger would be connected through intercom. हाँ, it was a very luxurious car. कहते थे इसके knobs वगैरह ivory के बने होते थे, and yeah, that's Studebaker. We don't know what became of it. Thank you so much. You're welcome. We can now move into a discussion on कि जब आप अपने बारे में, अपनी रूट्स के बारे में ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और क्यूरियोसिटी आप में एक डेवलप होती है कि आप जानना चाहते हैं फैमिली की रूट्स, उसकी हिस्ट्री, ये एक किस्म की मटेरियल हिस्ट्री भी है आपके सामने, क्योंकि सिर्फ ओरल हिस्ट्री नहीं है, बहुत सी पोजेशंस हैं, सनद जिस तरह आपने दिखाई है तो उससे स्पेसिफिकली डेट्स भी पता चल जाती हैं और चीज़ें भी.
तो जब ये आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और आपकी जो अपनी जर्नी थी टू एक्सकवेट ऑल दीज डिटेल्स अराउंड योर एंसेस्टर्स, हाउ डू यू फील कि उससे आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस कितनी बढ़ती है, और क्या आपका जो इंटरेक्शन होता है और लोगों से, क्या उस इंटरेक्शन की जो क्वालिटी है वो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है? डू यू अप्रिशिएट डिफरेंस मोर? So just trying to get some ideas about how exploring your own family history can help us appreciate and celebrate difference rather than, because other generally difference tends to divide us, and there's much that divides us in the present discourse. But how can this sort of very personalized activity around who you are, where you belong, where you come from, how can that help us come together? I think history is all stories. We all connect with each other over who we are, where we're from. All of history is story through memories. I think talking about these things and sharing ideas is very important. I remember very distinctly when I started asking questions about where we're from, why Quetta, how did we end up here. I remember, I think it was like grade 4 or 3 or 4 where you start, वो जो English में essays में होता है कि application writing का जो एक format होता था, उसमें जब आप address लिखते थे ना, St. Joseph Convent Girls High School, Quetta. I remember writing Quetta and thinking, why Quetta? How Quetta? Why Quetta? Like, I used to think as a child that Quetta was the center of the world, like Quetta के बाहर तो कुछ है ही नहीं. That's like a child's mind, right? That's when I started asking my father these questions, and my father's very generous with his knowledge. So he used to make a conscious effort of sitting us down and telling us, so this is my father, this is his father, this is where we come from, this is how we came here, this is how this man decided he didn't want to be an employee and decided he wanted to have his own business. And why we live in Quetta, why we live in Yar Mohammed Street, and all of those questions. Like, I feel like that also enriched my own understanding of life in general. I think history connects people, and it's important to know these things. I would also encourage everyone here to just go home. If you have grandparents that are still alive, sit with them, ask them questions. I feel like grandparents have so many stories to tell us, we just don't listen. They want to tell you something about themselves, about what they did as a child, or like their Jawani ki stories, So it's good to sit with them, ask them, maybe record what they're saying, and remember them. So thank you very much. मैं जी वापस आना इन्होंने खास तौर पर जी गल की है, असी चूँकि रैंकल की गल करते पे सी, और किस तरह अज सोचा जाता है कि शायद जो बंदा जिथे रहिंदा है, असी हमेशा तो इत्थे रहिंदे सी और असी मालिक हाँ डिवीजन की खास तौर पर जी डिवाइसिव फोर्सिस ने इस आर्गूमेंट में बहुत इस्तेमाल करती हैं कि मैं रखवाला, मैं मालिक हाँ कि इस जगह का, और राइट विंग जो भी चल रहा है इस वेले दुनिया के अंदर, वो बाकी सारे अदर्स ने अदरिंग करते करते उन्होंने करते थे. तो असी देखा इन्हों की जाती स्टोरी तो किस तरह 35 का अर्थक्वेक की एविडेंस आया, ये गल हुई कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट सी, और फिर किस तरह जी क्लास मोबिलिटी है किस किस फॉर्म के अंदर हो रही सी. और दैन वो तुसी जिरगे की जी गल की, बहुत सारे एक जाती बंदे की कहानी जी है उनके अंदर हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स जोड़े ने वो सामने आ सकते हैं. एक इंपॉर्टेंस बाकी तुसी जी गल की कि शायद इत्थे पंजाब के अंदर इस तरह नहीं है. पंजाब के अंदर बिल्कुल जी मेरा नाम अदनान बाजवा है. सो बाजवा मेरा क्लैन है. क्लैन के अंदर अगे असी जट हाँ, जट वो ने जोड़े सारे वाईबी जी करते हैं. बाजवे के अंदर मैं कह सकता कि असी बाजवे हाँ, लाहौरी बाजवे, कोई अगे बैठे सन दोस्त चले गए ने वो सियालकोटी बाजवे हो सकते हैं. अगों फिर एक क्लैन के अंदर किसी एक गल तो बंदा अल इन पंजाबी अल कहते हैं, मशहूर हो जाना. मुदस्सिर साहब गुस्ताखी हो जाते, हिस्टोरियन बैठे ने इतने. सो अल किसी गल तो मशहूर हो जाना या बदनाम हो जाना. तो जैसे तुसी प्रॉबेबली शरानी वाली जी गल की है वो थोड़ी अल होएगी जी कि थोड़ी बरेज क्लैन के अंदर जी पंजाबी के अंदर उन्होंने अल कहते हैं. दूसरी बड़ी दिलचस्प गल ये सी असी जी अज की जो असी बलूचिस्तान के सरदारां की गल करते हाँ,
ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਰਗੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, तो आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल ऑफ इट, बट मैं कह रहा कि आम डिस्कोर्स से पाया जाता, तो तुसी इनू किस तरह देखते हो? उस वेले सरदारां दा की रोल सी, और सियासी गल ना होवे पर ज़ाती गल जो तुहानूं दसी गई है फैमिली दे अंदर, ये मेरा पहला सवाल है। So first of all, I would like to give some context. बलोचिस्तान में ब्रिटिश रूल से पहले जिरगा सिस्टम ही चलता। It is deeply ingrained in the system of governance there. वहाँ पे हर ट्राइब का सरदार होता है, हर ट्राइब के सब ट्राइब का भी सरदार होता है। सो एवरीबडी, ऑल ऑफ दीज सरदार सिट टुगेदर एंड डिसाइड थिंग्स। तो सरदार की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इज़ एक तो वेलफेयर एंड ऑल्सो टू मेक डिसीजंस। आई डोंट वांट टू से सिट एज अ जज, बट मेक डिसीजंस फॉर members of the community who don't otherwise have a source of decision maker for them. अगर दो फैमिलीज में किसी चीज़ की लड़ाई होती है तो दे गो टू द सरदार, इस तरह की चीज़ें, लाइक इट्स डीपली इंग्रेन्ड। इनका जो फॉर्म ऑफ जस्टिस है वो माइट सीम आर्केक, विच इज़ आर्केक फॉर टुडेज एज, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड दे डोंट बज, especially Baloch people, they don't budge. Like that's the system that exists there, and I feel like there needs to be a deeper understanding of why that exists, और इसका deeper context understand करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैं ही चाहता सी तुसी इस बारे गल करो। पंजाब के अंदर भी सरदारां नूं इत्थे चौधरी कहा जाता है, और अज चौधरी की कुटाम को चंगी नहीं मनी जाती, समझा जाता है कि शायद इस्तेसाली तरीकाकार है, लेकिन दैट्स हाउ दे हैव बीन डूइंग। ते गोरियां ने आके वो चौधरी नूं नंबरदार का टाइटल देता, ना नंबरदार का टाइटल देता कि चौधरी होएगा जिहड़ा पहले चौधरी है जिहड़ा आवाम अप्रूव करती है। सरदार ब्रिटिशर्स ने आके कहा जी जिहड़ा असीं अप्रूव करांगे वो नंबरदार होएगा। तो एक नया है, तो एक नई फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ गवर्नेंस है। तो खैर सॉरी, मैं ऑडियंस की तरफ आना, तुसी कोई सवाल पूछना चाहो और उनके नाल अपनी कहानी भी अगर जोड़ सको। आई होप मेरी पंजाबी सबको समझ आ रही है। मैं भी एक चीज़ कंट्रीब्यूट करनी है, एक सेकेंड। बिस्मिल्लाह। जिस कॉन्टेक्स्ट देना था आपके सवाल से कि किस तरह ये लोग सारी जो चीज़ें हैं ऑफ लाइक इनके ग्रेट ग्रैंडफादर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो दे ऑल लिव टुगेदर। एक ही बड़े कंपाउंड है जो हिस्टोरिकली आई थिंक एक घर था, वो अब वो उसी के अंदर ही छोटे, एंड देन पीछे सारा बाप, तो उसी के अंदर ही भाई के बच्चे उधर ही सारे रहते हैं, इकट्ठे हैं। तो मैं विज़िट करने गया था, तो ईद पे एक घर जाते फिर अगले घर, तो 3 घंटे में हम 9 घर गए थे। क्योंकि हर किसी को मैं मिल लिया, तो हर किसी ने अपने घर में अपनी पर्टिकुलर स्टोरी जो है कि हम इस बेटे के इसके बेटे के यहाँ पे हैं, तो उनकी पिक्चर्स थ्रू दैट लाइन उन्हें हर किसी ने अपने सिटिंग रूम में लगाई होंगी। तो अपने अबू की तस्वीरें, उनके शौक हंटिंग के या कुछ और, फिर उनकी पर्टिकुलर स्टोरी हाउ दैट रिलेट्स। तो किसी के पास तस्वीरें ऑफ द वोटिंग वाली, जिस तरह कह रही पाकिस्तान की, उनके पर्टिकुलर लाइन उस तरह ज़्यादा उनके पास की चीज़ें। तो इट्स लाइक ए लिविंग म्यूजियम। आप जा सकते हो, एवरीवन गिव्स लाइक देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑन स्टोरीज। बलूचिस्तान में अभी तक ट्राइबल इथोस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटल स्ट्रक्चर की जैसे जैसे हो रही है, फ्रॉम ट्राइबल टू फ्यूडल एंड फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो इथोस लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ट्राइबल हमारे माशरे में। जी। तो बैक इन 2021 व्हेन आई विजिटेड कोयटा, तो मैं कुछ नए दोस्तों से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन है? मैंने कहा मैं पश्तून में लूनी हूँ, अरमान लूनी का शायद आपने नाम सुना। अच्छा। तो उन्होंने कहा लूनी में कौन हो? अब ये इस बात का मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये थी कि 1960s 70s में हम बलूचिस्तान से माइग्रेट करके आए पंजाब मुल्तान। जी। क्योंकि इंसान देखता है, हर सोचता है कि अच्छा कहाँ पर ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी की कहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। जी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है लोअर से खास तौर पर उन्होंने माइग्रेट किया था मुल्तान, क्योंकि अरे मुल्तान बलूचिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। जी।
तो मुल्तान में मैं ब्रॉडअप सारा मुल्तान में हुआ है, बड़ा वगैरह भी सारा उधर है, तो मुझे पता नहीं था कि वो है वहाँ लाइक रूनी तो हूँ, वो तो पता है उसमें जो सब कास्ट होती हैं जिसमें जई का फादर का जिक्र हुआ वो नहीं पता था। तो मैंने अपने वालिद से पूछा और उनको भी नहीं पता था, लिटरली उनको नहीं पता था। अच्छा, तो इसलिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट यही था इस सेशन को ज्वाइन करने का, और फैमिली रूट्स जो है उनको ट्रेस करना मेरे वाकई बहुत ज़रूरी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? पता भी नहीं दिया मुझे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਜਾਇਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, खैर I hope I believe I will find। इंशाल्लाह जी। बट थैंक यू, दिस इज़ वेरी इनरिचिंग देखिए ना। और पार्टीशन मैं हमेशा तो पार्टीशन की मुराद 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਸੈਡ ਇਵੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵੇ ਹੋ, ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, तो you have nothing to do with partition, but why actually so intensely involved in this? तो मैं 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੂ ਨੇ ਘੜਿਆਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ ਐਂਡ ਸਟਨਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਨਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਾਂਗਾ ਹੈ, ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। तो मेरे दोस्त मैंने कहेंगे तू ना इमोशनल सिख है मुसलमान है बट इमोशनल सिख है, तो तेरा की मतलब की वास्ता है, तेन समझ भी ज़्यादा कोई नहीं आती। खैर एनीवेज ये फैमिली जी हिस्ट्री है पढ़ते समझते पुछते आई गॉट टू नो कि मेरे वड़के थे सिख सन एक्चुअली दे एम्ब्रेस इस्लाम, और वो लाहौर जो आए ने लाहौर आके कुछ रीजन ने, तो एक इमोशनल ताल्लुकात ने जेडे तुसी चाह के भी डिसएसोसीएट नहीं कर सकते अपने आप को। तो बड़ी मेहरबानी तुझे अपना जाती तजुर्बा शेयर किया और बहुत वधिया होएगा अगर और दोस्त भी सांझ कर सकें। कोई सवाल और होवे मैं एक गल ऐड करना बिस्मिल्लाह ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਦਾਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਨਮਗਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਖਰਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਖਰਾਸੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਹੱਥ ਕਰਤੀ ਦਰਿਆ ਸਨ ਨੇੜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਂਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ
ਇਹਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜੀ ਉਧਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਜਰੇ ਯਾਦ ਸੀ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਸਨ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 47 ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 1927-28 ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਕੱਢੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਈਆ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫਿਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੱਡੇ ਆਸਾਨ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਕਢਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੋ ਜੀ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ So I just wanted to ask like having raised in a family which is like very connected with the roots so once you came to Lahore that must have been quite some time ago. So how did that transition basically happen, and what role did it play in your development and your siblings, and what your parents how did they ensure कि वो चीज़ खराब ना हो इस तरीके से? So I was born in Quetta. Around 2000, we've been posted to a lot of places in Pakistan because Baba is a government servant. तो हम लोग गवादर, तुर्बत, नोशकी, बारकान, पता नहीं बलोचिस्तान में बहुत जगह पे हम रहे हुए हैं, पंजाब में भी रहे हुए हैं. तो कोयटा we lived in almost 8 years. उसके बाद 2011 में we traveled to Lahore because of Baba's posting. उसके बाद हुआ ये कि my father decided, there was a principle at home कि एक तो घर पे अगर कोई गलती से भी इंग्लिश या उर्दू में कोई चीज़ बोल देता था तो माय डैड वुड से ना तुम्हारा बाप अंग्रेज़ है ना तुम्हारी माँ, पश्तो में बात करो. तो एवरीथिंग एक्सेप्ट पश्तो वाज नॉट अलाउड. हम पश्तो ही बोलते थे घर पे. मेरी बहन बहुत छोटी थी, शी वाज 3 when we came to Lahore. अभी शी इज़ डूइंग हर O levels. तो हमारे घर पे ये डिसाइडेड था, अंडरस्टूड था कि सिर्फ पश्तो बोली जाएगी. यहाँ पे आई रियलाइज्ड स्कूल जाके कि a lot of my Punjabi friends would not acknowledge their Punjabiness. वो ना पंजाबी बोलते थे, ना वो एक्सेप्ट करते थे, इधर मुंह करके कहो, और ना बोलने की कोशिश करते थे. I feel like वो कोशिश भी प्रेजेंट नहीं होती थी. They were very anglicized according to me. And मुझे याद है, मुझे काफ़ी like even like Pashtun friends who were from the north would be like, why are you so cultural? And what does that mean? We've always wanted as a badge very proudly in Lahore, and my parents made sure कि हम एक ईद एटलीस्ट हम कोयटा में मनाएं. हम हर साल जाते हैं कोयटा, बिकॉज मेरे अबू अम्मी कज़न हैं, वो एक ही जगह एक ही वही कंपाउंड में रहते थे. तो ईद इज़ अ बिग डील इन कोयटा. जितने भी गली के मामूस चाचूस सब होते हैं, वो सब एक ही
मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ के जो सबसे एल्डेस्ट इन द फैमिली होते हैं सबसे पहले उनके घर जाते हैं, which is my नाना, तो सबसे पहले उनके घर जाते हैं, वहाँ पे चने मिठाई वगैरह चाय वाय पी के फिर नेक्स्ट इन लाइन के घर जाते हैं। तो इस तरह करते करते कोई 15 घर हो जाते थे। दिस वाज वेरी न्यू टू फॉर अली। जब हम गए थे हमारी शादी के बाद पहली दफ़ा कोयटा, तो ही वाज लाइक मैंने आज इतने चने खाए। मैंने पूछा कि कौन से चने बहुत सबसे अच्छे थे, फिर इसने मुझे बताया कि हाँ उस घर के सबसे अच्छे थे। तो इट वाज वेरी वो डिफरेंट फॉर हिम। ईद ते कंपाउंड विजिट करना चाहिए। वैसे ईद मैंने नहीं एक्सपीरियंस की। हाँ, यहाँ पे तो ईद इज जस्ट यू गो टू स्लीप वेक अप। शहर में पिंड ਵਿੱਚ ऐसा ही ਹੁੰਦਾ जैसा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, दिस इज खान बहादुर's grandson, which is my father's taya's son. अच्छा, Basically my father's cousin. This was in a French magazine. This is him in the picture. He's a designer. अच्छा, This is him paying homage to his grandfather. interesting. So you can see the similar, like this is what he was inspired. He's wearing a Peshawari sandal. Yeah, he's wearing a Peshawari sandal. So like imagine his mother is Croatian, by the way. And his mother speaks, she's been in the family for 30 years and she speaks Pashto like better than I do. And like you can see unke Peshawari chappal and he's got his पर इन्होंने bag. पॉलिश की थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ठीक, कोई और सवाल? ठीक, मेरा डॉक्टर साहब। एक बहुत शुक्रिया आपकी टॉक का। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप 1935 का जो ज़ल्ज़ला है उस पर थोड़ा मज़ीद अगर रोशनी डालें, क्योंकि उसमें जो आपके ग्रैंडफादर थे उनकी क्या, उन्होंने क्या किया, वेयर वाज ही एट दैट टाइम, यू नो, इफ देयर आर एनी फैमिली specific histories, memories, family members that you might have lost, right? So इतना बड़ा इवेंट है कि जिसको मतलब बिल्कुल हम लोग कुछ समझते नहीं है कि पूरा शहर तबाह हो गया था। और he's a very famous Baloch nationalist who actually died, Yusuf Maksi. He was very young and he died among thousands of other people. And also I wanted to know कि आपने, ये तो फैमिली आर्काइव है ना, फैमिली रिकॉर्ड्स हैं, सो आपने मतलब बलूचिस्तान आर्काइव में कोई अगर चीज़ें देखी हो या इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स देखे हो, क्योंकि from what you are telling us it seems कि वो was like working with the British military, right? So उनके कोई वो supplier उस तरह से होते, there should be a lot of material available. Yes, I think we have to look into. We did look into the Delhi archive. वहाँ पे हमें इनका जो ये citation होती है for the titles that were given. Yeah, I mean, but जो ज़्यादा day to day जो चीज़ें हैं जो वो तो क्वेटा में होनी चाहिए। And by the way, मतलब क्वेटा ही archive is like one of the most organized and very rich and people are very friendly. और अभी आप आर्काइव की बातें कर रहे थे ना, तो वो कुछ साल पहले, ये 2010 में गालिबन, 10 के थोड़ा बाद होगा, कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना बाकायदा एक ट्रक भेजा लाहौर कि 1 यूनिट के वक्त जो है लाहौर बिकेम द कैपिटल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो हमारे हिस्से की जितनी भी किताबें या रिपोर्टें थी या बाकी चीज़ें जो है उसकी हमें कॉपी चाहिए। सो इमेजिन कि 1 यूनिट ख़त्म होने के 40 साल के बाद सिंध गवर्नमेंट रिमेंबर्ड कि नहीं हमारा शेयर, और सिंध गवर्नमेंट ने so I mean that's the value they attach to history. But anyways, I just wanted to know how to say 35 के earthquake में, so for context जो म्यूनसिपलिटी थी उसके पास precautionary measures के लिए powers नहीं थे, ठीक है। The British rule did not allow them to have the kind of powers जिसके तहत वो थोड़े precautionary measures ले सकते before the earthquake happened। उनका क्विक रिस्पॉन्स वाला रोल था, रिहेबिलिटेशन वाला रोल था, एंड मेनली इन्वॉल्विंग वेलफेयर फॉर दोज हु डिडंट हैव द मीन्स टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। माय ग्रेट ग्रैंडफादर लॉस्ट हिज वाइफ इन द अर्थक्वेक। उनकी जो पहली बीवी थी, बीबी कफ्तारा, मेरे दादा की अम्मी जो है, शी डाइड इन द अर्थक्वेक। शी वाज ट्राइंग टू सेव माय दादा। वो जो थे घर में फंस गए थे अंदर, एंड वो खुद बाहर आ चुकी थी,
and then she realized her son wasn't around, so she went back in, and she died in the process. और मेरे दादा निकल आए थे उससे पहले, तो she died in that process. Contribution के हिसाब से, I think you're right. I'll have to look at the Balochistan archives for more detail. But from what we know and from what we've been told, his area of contribution was mainly welfare and rehabilitation. और उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने घर में भी रखा था. Like मेरे अब्बू कहते हैं कि हमारे जो घर कॉम्पाउंड था, ये पहले एक घर था सेंट्रल, और इसके अराउंड बाग था बहुत बड़ा, उसमें फ्रूट के दरख्त होते थे. तो बाबा हमेशा कहते हैं कि घर पे जो एक कॉर्नर था बाग का, उसमें हमेशा टेंट्स होते थे. तो वहाँ पे जिन लोगों को पनाह दी होती थी वो रहते थे, और वो कहते थे कि वहाँ पे एट अ टाइम 20-20 होते थे टेंट्स. तो वो लोग अब वही लोग जो उन टेंट्स में रहते हैं, they've done well for themselves अभी इन सोसाइटी, और वो आते हैं ईद पे हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, हमारे घर आते हैं, हमसे मिलते हैं. सो लाइक दैट, आई थिंक दैट in itself is a contribution to society, for him to like open his home to all these people. So this is what we've been able to uncover. अच्छा, एक रेफरेंस ਜਿਹੜਾ दोस्त ने पूछा ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ I'm sure एक confusion ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ 1960 से ਤੁਹਾਡੀ फैमिली and along with many other Pashtuns settled in Multan, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ born in Multan, raised in Multan, now belong to Multan, but अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, that must have been a very discomforting question for you as well कि भाई मैं कितने जोड़ा अपने नाल. तो जैसे मुदस्सिर साहब भी जिक्र कर रहे सन ड्यूरिंग द पार्टीशन सर्वाइवर्स इंटरव्यूज़, a lot of these people when I interviewed them, I asked them, और उन्होंने अपने उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, मैं ਇਸ डिस्कशन का सहारा लेंदे गल करना चाहांगा. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ भी सवाल होएगा कि उन्होंने कहना जी ये बाबा ਜਿਹੜਾ ना सानू बड़ा तंग करता, साडा दादा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना नहीं देना चाहते थे. क्यों? क्योंकि कहता मेरा घर ਜਿਹੜਾ है, मेरा देश ਜਿਹੜਾ है उधर है. सो व्हाट इज़ दिस, आई मीन व्हाट इज़ दिस रबिश. ਅਸੀਂ पाकिस्तानी हाँ, पंजाबी हाँ, इत्थों दे हाँ, पर साडा दादा कहता मेरा देश पिछे है. तो वो बड़ी कंट्रोवर्शियल गल है, और साडे वास्ते साडी झगड़ा हो जाता है. सारे बच्चे जड़े ने साढ़े जड़े थोड़ा देश पिछे है. तो अगर अनफॉर्चुनेट ऐसा होवे कि आई मीन गॉड फॉरबिड ऐसा होवे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोयटा किसी और मुल्क का सिटी है और तुसी लाहौर में पैदा होए हो, लाहौर में जम्मे पले हो, तो तुहानू को पूछे अच्छा where do you actually belong or where is your ancestry, तो क्या तुसी घट पाकिस्तानी हो जाओगे, घट लाहौरी हो जाओगे जे तुसी कहोगे कि मेरा वास्ता कोयटा तो है, या मेरा अज तुसी कहो जी मेरे भटकियां दा वास्ता काबुल तो है, तो क्या तुसी घट पाकिस्तानी होवोगे. जो तुहाडे अब्बा जी खुद गवर्नमेंट सर्वेंट ने, इहदे ते अपना की ख्याल? That's an interesting question. वैसे कहेंगे तो फिर तो मैं अफगानिस्तान की हूँ, फिर if you put it that way, I would rather फिर वो, but I mean we're fourth generation Pakistanis, and God forbids anything of the sort happens, which I hope never does. I mean Quetta is my home. My parents, my grandparents, they live there, and I would. But I don't know my identity. I don't know. मैं लाहौर से जी जिस किसी नौजवान स्टूडेंट ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ 4-5 ਸਾਲ अगर ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ. So I think one can have multiple identities. We just call Pakistani. Yeah. Let's just call it that. तो रेफरेंस जी और कोई दो सवाल पूछना चाहते तुसी कुछ सोच रहे थे? But not a question. Generally, thank you very much, Miss Suresh or Mrs. Ali. I mean, really beautiful presentation. Tasveer badi zabardast, type badi zabardast. I feel jealous in a big way that I don't have anything about my family in that way. Appreciation for your presentation. मेरे ख्याल में कुछ ऐड करना चाहूँगा as you when you said कि we should really sit with our grandparents. They have a lot of stories to tell us about their young age. My grandmother just died, I think
6 months ago. अब मैं ज़रा थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मेरे ख्याल में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था उनके साथ और उनसे सवाल पूछने चाहिए थे। और शी वॉज वेरी आई मीन शी वॉज in her 90s, but she was very active mentally and physically, and I'm sure that she was able to tell a lot of stories about our grandfathers, how we came here, where are we from actually. But I think हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं आजकल की लाइफ कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी फेक बन चुकी है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और हैशटैग्स और स्लैंग्स इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। और किसी तरह से हमने मॉडर्नाइजेशन को गलत तरीके से assume कर लिया है वेस्टर्नाइजेशन से और अपने मुझे लग रहा है कोई बुजुर्ग आदमी मशवरे दे रहे हैं शायद, मगर बिल्कुल भुला बैठे हैं। बट इट मेक्स मी पॉन्डर अबाउट माय रूट्स एंड ऑल द थिंग्स, सो इट रेजेस माय क्यूरियोसिटी। वही आप कह रहे हैं ना कि मतलब बैठना चाहिए और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ये जो मैं आपको बता रही थी ना जाहिदा अम्मा के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग, आई वाज वेरी फैसिनेटेड अबाउट दिस जाहिदा अम्मा स्टोरीज। उनका नाम जाहिदा नहीं था, उनका नाम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने चेंज कर दिया था। जाहिदा रख दिया। ये जाहिदा इज अ पंजाबी नेम है। हाँ, तो इसमें I once asked he passed away last year, my नाना। मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा इनका असली नाम क्या था? He was very hesitant. He was like, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन ये उनके सामने कभी ना बोलना ये नाम। She doesn't know her own name. She doesn't know her own name. So don't mention this to her or anybody else. she was 6 years old when she was right, so a 6-year-old And she child. was made to forget that name, like as a form of like वो तो स्टिग्मा जुड़ गया होगा ना उसके साथ obviously. Exactly. तो उन्होंने मुझे नाम बताया था but I've forgotten. मैंने कहीं लिखा नहीं है and I regret it मैं कहने लगा कि रिकॉर्ड हो रही है गल तेरे गल मुझे वही दे रहा that's why I did it. ये एक बहुत intentional loss of memory। Exactly. I don't remember what her name was. It was something like Tor Pakri or Tor Pakri. Tor Let's say Pakri. it's for good saying. Yeah. But another thing we've started to do is write down or note down Pashto proverbs that we hear from like my grandmother. My grandmother is still living. And सुनाओ, हम याद हो गए। मैं बताती हूँ आपको। मेरी नानी ने उस दिन कॉल पे मुझे बताई थी, कहती है कि इल्मर पदवोग तुना पुटीज। इसका मतलब इल्मर कहते हैं सन को। कहते हैं आप सन को जो है ना 2 उंगलियों से नहीं छुपा सकते। मतलब आप सच को इस तरह नहीं छुपा सकते 2 उंगलियों से, सच निकल आता है। That I found that very interesting. और एक और उन्होंने बताया था which was very funny. She said एक पश्तो में वो बोलती हैं कि पुख्त दिखदाए नुक न होती। पुख्त कहते हैं वो बंदा जिसके बाल नहीं होते, नुक कहते हैं नाखून को। तो बेसिकली गंजे आदमी को अल्लाह नाखून ना दे ताकि स्क्रैच करके चोट लगाए। इंटरेस्टिंग। तो we started writing. मैं जी माफ़ी चाहना वैसे डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, पर मैं माफ़ी चाहना कि इस डिस्कशन का सहारा लेंदे एक और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल है सिंस ਤੁਸੀਂ एक्सपर्ट हो आर्काइव के हवाले नाल। मतलब मैं अगर अपनी कैसे दोस्त ने गल की कि दादी फौत हो गए ने लेकिन हुण मैनू एहसास हो रहा है, आई एम श्योर वैसे कोई कज़न होएगी दादी की जिन्ना कोई गल की जा सकती है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट। मैं भी एनवीएस सी जो सारी गल करता पे सी तुहाडे नाल जो पहले भी गल हुई कि तुसी किस तरह आर्काइव मतलब रखी है और तुसी आके गल की है। Somebody like me who lost his mother and I have hardly one picture of my mother in this modern age. तो अगर मेरे वालदैन दसते ने कि असी फलां जगह तो सी फिर उस तो बाद उत्थे आए सी या असी सुनिया है कि असी इन्नी देर इत्थे रहे। सो ये जी ऑरल हिस्ट्री है विद दिस आर्काइवल हिस्ट्री यानी है तो एकेडैमिक हिस्ट्री भी बन गई ना जी तुसी गल करते हो। सो ऑरल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी सच्ची जानी जा सकती है टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं तो खैर आया भी इसीलिए तो मैंने वही जो है इनसे कहा था कि मैं इस सेमेस्टर एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बच्चों से हम उनकी फैमिली हिस्ट्री या शहर की हिस्ट्रीज वगैरह पर काम करवा रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू लर्न। अब देखना ये तो एक एक्सेप्शन है ना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है कि इतने सारे फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं और तस्वीर हैं और आप उसको कहीं ना कहीं से corroborate भी कर सकते हैं बाकी सोर्सेज को लेकर। लेकिन यू नो एक आई डू नॉट गेट दिस काइंड ऑफ लाइक जो डिस्ट्रस्ट एक लोगों के जहन में होता है ना व्हेन इट कम्स टू ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री क्या मतलब, देखें अगर एक चीज़ जो मैंने सुनी और एक चीज़ जो मैंने लिख दी, शख्स तो वही है जो आपको बता रहा है जो लिख रहा है।
अगर मेरा आपको ज़बानी बताना गैर मुतबर है जी, तो मेरा लिखा हुआ होना भी उसी तरह गैर मुतबर होना चाहिए ना। सो मेरे ख्याल में वो वाली हमें कन्फ्यूजन क्लियर करनी चाहिए। दूसरी बात ये ज़रूर है कि हाँ, ओरल हिस्ट्री का बहुत एक डीपर कॉम्प्लेक्स टेक्सचर होता है, राइट। और अगेन मरियम ने तो इस पर काम किया है और वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ठीक की हैं, उनका प्रोजेक्ट भी है कि इससे बल्कि बाज़ दफ़ा जो राइटिंग है, राइटिंग में ये कैपेसिटी बहुत कम होती है रिटन वर्ड में कि वो आपके इमोशन को कैप्चर कर सके। सो द काइंड ऑफ इमोशन दैट यू कैन कैप्चर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ और द मेमोरीज ऑफ अ पार्टीशन सर्वाइवर, जी, वो काम तो मेरे ख्याल में नसर या रिटन वर्ड तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ यूट्यूब के ऊपर जो पंजाबी चैनल्स हैं जी, जिन लोगों ने पार्टीशन सर्वाइवर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, राइट। सो वो चौहान साहब का चैनल है देसी फुटेर, आई जस्ट लव दैट चैनल। इसी तरह एक दो और भी है, उसमें आप कभी देखिएगा कि पार्टीशन के ऊपर आपकी किताब पढ़कर देखें, यू नो, और वो चाहे ओरल हिस्ट्री के ऊपर मबनी है, और तभी आप वो इंटरव्यू सुनकर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। यू नो, द वे दीस पीपल टेल देयर स्टोरी इज जस्ट अमेजिंग। और उसमें ज़बान की लताफत, उसमें उस जगह के साथ उनका ताल्लुक, और वो थ्रू कन्वर्सेशन, यू नो, एज यू डेवलप अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, यू नो, तो वो जब अनफोल्ड होता है, इट्स वेरी वेरी रिच। सो आई वुड से कि oral history, you know, it's just that you have to learn that technique and you have to spend a lot of time. वो एक सेटिंग में मुश्किल से ही वो उस तरह का ट्रस्ट डेवलप होता है, लेकिन ये है कि वो it's a very, I think, rich source of history. Coming from you is now authority कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ मैं तो डरना बोलो ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ जी ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲੋ इजाजत दें तो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बाकी होस्ट मैं कासमी साहब ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-16 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਗੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 70-80 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ is amazing esteemed ਪੰਜਾਬੀ novelist। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਮਾ ਹਫੀਜ਼ਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਗਈ ਔਰ ਉਧਰ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਆਈ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਦਫਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਮੁਦੱਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਾਇਕਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਵਰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
अगले बैतल के सिटिंग के अंदर तुहानूं मिलांगे इंशाल्लाह ते लंगर करके जाना जी। बड़ी मेहरबानी जी।